नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज आप देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट हिस्ट्री। टॉपिक है औपनिवेशिक भारत की आर्थिक स्थिति, या ये कहें कि ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति। ओके, तो अभी तक आपने मेरे चैनल पे सेल्फ में ट्यूटोरियल पे 2006 से 2011 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखा, और उसमें हमने सब्जेक्ट हिस्ट्री का एंशिएंट मेडिएवल यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रीवियस क्वेश्चन विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हमने अपलोड कर दिया है, आंसर सहित है। तो अभी जो सेशन चल रहा है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से भी 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो है ये औपनिवेशिक भारत की आर्थिक स्थिति चैप्टर से प्रीवियस ये विगत वर्षों में किस तरह के क्वेश्चन यूजीसी में पूछे गए हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री से, तो वो लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं दिसंबर 2011 में औपनिवेशिक भारत की आर्थिक स्थिति से किस तरह के, या औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, उसका पैटर्न या वो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आप देखेंगे। तो दिसंबर 2011 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन है यानी स्टेटमेंट, औद्योगिकरण स्थान तथा समयावधि दोनों में ही एक समान नहीं था। कारण क्या है? हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न से समानुरूपता नहीं रखते थे। तो इस कारण से, यानी कि ये कारण बिल्कुल सही है कि हस्तशिल्प यानी हाथ से बने हुए जो शिल्प उद्योग थे वो एक विशेष पैटर्न से समानुरूपता नहीं रखते थे। इस कारण से औद्योगिकरण स्थान तथा समयावधि दोनों में ही एक समान नहीं था। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया? ये तो इजी क्वेश्चन है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे एक दे दिया है, 2 प्रश्न आगे बनेगा, 3 और 4 तो जैसे यहाँ पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नांशों में 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कुट का सही उत्तर दीजिए। इसमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर हम 3 यहाँ पे पढ़ेंगे। कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषि वर्ग में और भी विभेद कर दिया। कारण, कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि वृद्धि हुई। अब कृषि वृद्धि हुई इस कारण से कृषि के वाणिज्यीकरण में कृषक वर्ग में और भी विभेद कर दिया। क्या ये कथन और कारण जो दिया गया वो सही है? तो इसका आंसर होगा सी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ये बात सही है कि वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कृषि का कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नकदी फसलों को उपजाना जिससे डायरेक्ट मार्केट में बेचकर हम नगद पैसे कमा सकें। तो उस तरह की खेती कीजिए जैसे गन्ना, और इसके अलावा दलहन, ये सब कुछ ऐसी फसलें हैं जिसे डायरेक्ट हम बेच सकेंगे मार्केट में और नगद पैसा ले सकेंगे। तो वो से कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि वृद्धि हुई, ऐसा कारण ये सही नहीं है। तो इसलिए आंसर सी होगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में कृषि वर्ग की संलिप्तता अलग थलग तथा स्थानीय बनी रही। कारण, भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल था। ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग थलग तथा स्थानीय बनी रही। भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल था, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो आंसर ए होगा। दिसंबर 2010 में पूछे गए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गारंटी पद्धति के अधीन जो ब्रिटिश कंपनियां रेलवे में निवेश करेगी उन्हें आश्वासित लाभांश का वादा किया गया था। कितने प्रतिशत आश्वासित लाभांश का वादा किया गया था? तो 5%। आंसर होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस समय से आयकर अस्थायी रूप से लगाया गया? तो भारत में किस समय से आयकर अस्थायी रूप से लगाया गया? 1860 ईस्वी से। ओके, अब आप सोचेंगे कि 1860 में कौन था, तो आप याद कीजिए, कर्जन था। 1860 में कर्जन, क्योंकि 1857 तक तो ये था, डलहौजी था। डलहौजी के बाद आया कर्जन। तो कर्जन के समय में भारत में आयकर अस्थायी रूप से लगाया गया। जून 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित अकाल आयोग को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके, ब्रिटिश अकाल आयोग गठित किए गए, लेकिन इसमें जैसे मैकडोवेल आयोग, कैम्पबेल आयोग, लॉयल आयोग और स्ट्रेची आयोग, तो इसमें सबसे पहले कौन सा था? कैम्पबेल आयोग, उसके बाद से स्ट्रेची आयोग, उसके बाद से मैकडोवेल आयोग, उसके बाद से लॉयल आयोग। ओके, इस तरह से इसे आप जब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, इसको डीप पढ़ते हैं, तो वैसे तो मैं अभी तो एग्जाम को ध्यान में रखते मैं प्रीवियस से क्वेश्चन रख रही हूँ ताकि आपको एक बार पैटर्न समझ में आए। उसके बाद से मैं नेट की क्लासेस जो स्टार्ट करूँगी तो ये सारे टॉपिक आपको डील कराऊंगी। कब सिंचाई आयोग या ये कहे कि अकाल आयोग कितनी बनी, कब बनी, किसके समय बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी बातें मैं लेकर आऊँगी। ओके, तब तक आप अपनी कोशिश जारी रखें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, किसने तर्क प्रस्तुत किया कि औपनिवेशिक भारत के शासनकाल में अनऔद्योगिकरण नहीं हुआ था? मॉरिस डी मॉरिस ने। मॉरिस डी मॉरिस ने कहा था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था औपनिवेशिक भारत शासनकाल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त मुकद्दमों मतलब होता है वहाँ के किसानों के साथ किया गया था। प्रश्न संख्या 11, 1834 में किसने सुस्पष्ट किया कि सूती वस्त्र बुनकरों की हड्डियाँ भारत के खेतों को विरंजित कर रही है? किसने कहा था? 1834 में किसने सुस्पष्ट किया कि सूती वस्त्र बुनकर, सूती वस्त्र बनाने वाले को सूती वस्त्र बुनकर कहा जाता है, कि उनकी हड्डियाँ भारत के खेतों को विरंजित कर रही है? तो ये कहा था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक कब आया था? 1828 से 35 ईस्वी तक रहा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसके समय में सती प्रथा को भी संवैधानिक रूप से निषिद्ध कर दिया गया। भारत में प्रश्न संख्या 12, भारत में ब्रिटिश पूंजी का उच्चतम निवेश किया गया था, कहाँ किया गया था? ब्रिटिश पूंजी ने अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया था? रेलवे में, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी। क्वेश्चन नंबर 13, किसने सर्वप्रथम सूत्रबद्ध मत व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की 3 अवस्थाएं अर्थात वाणिज्यवाद, स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद थी? किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। एक बार मैं फिर से पढ़ूंगी, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने सर्वप्रथम सूत्रबद्ध की मत व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की 3 अवस्थाएं अर्थात वाणिज्यवाद, स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद थी? तो किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न संख्या 14 जो है ये भी कथन और कारण पर आधारित है। ब्रिटिश शासन में भारत में जो हुआ वह सर्वाधिक निष्फल आधुनिकीकरण था, जो कि आधुनिक औपनिवेशिक आर्थिक ढांचे का प्रतिरूप था। कारण, ब्रिटिश ने भारत को कृषि प्रधान देश में बदलने की नीति का सतत अनुपालन किया। ब्रिटिश ने भारत के कृषि प्रधान देश में बदलने का नीति का सतत अनुपालन किया। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, यानी कि 14 का आंसर होगा ए। अब हम देखेंगे
प्रश्न संख्या 15। अब इसमें दिया गया है सूची 1 और 2 को मिलान करना है। अस्थाई बंदोबस्त, रैतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, बम्बई सर्वेक्षण, ये किसने किसने कराया था? सबसे पहले देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसने कराया था? थॉमस लॉ ने। रैतवाड़ी बंदोबस्त अलेक्जेंडर रीड। महालवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी। और बम्बई सर्वेक्षण व्यवस्था जिम विंगेट ने किया था। प्रश्न संख्या 16। ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ड्रेन ऑफ वेल्थ है यानी कि धन का निष्कासन या धन का निर्गमन, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमारे देश से जो ब्रिटिश व्यापारी है आते हैं, यहाँ काम करते हैं और यहाँ की सारी संपत्ति कहाँ जाती है? विदेशों में चली जाती है, तो इसे कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। प्रश्न संख्या 17। किस व्यक्ति ने भू लगान को अस्थायी रूप से निश्चित करने का पक्ष नहीं लिया था? फिलिप फ्रांसिस ने। किस व्यक्ति ने भू लगान को अस्थायी रूप से निश्चित करने का पक्ष नहीं लिया था? तो फिलिप फ्रांसिस ने। प्रश्न संख्या 18। कथन और कारण। रैतवाड़ी प्रणाली ने सरकार और काश्तकारों के बीच मध्यस्थता के रूप में ग्राम के संभ्रांत वर्गों को समाप्त नहीं किया। ये तो गलत है, क्योंकि रैतवाड़ी व्यवस्था था ही रैयत और राज्य के बीच सीधा संपर्क। तो इसमें ये कह रहा है कि सरकार और काश्तकारों, काश्तकार मतलब होता है किसान, के बीच मध्यस्थता के रूप में ग्राम के संभ्रांत वर्गों को समाप्त नहीं किया। यानी पहले क्या था? टैक्स वसूलने के लिए किसानों के किसके पास जाना? जमींदार जाता और वो टैक्स वसूलता था, वो ज़्यादा ही टैक्स वसूल कर लेता, फिर उसके राजकोष में कुछ हिस्सा जमा करके बाकी अपने पास रख लेता। लेकिन वो था अस्थाई बंदोबस्त में। इसलिए आगे मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि अस्थाई बंदोबस्त में किसकी प्रधानता थी? जमींदारों की। लेकिन रैयतवाड़ी, रैयत मतलब क्या होता है? किसान होता है। किसान का मतलब होता है रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी किसान और राज्य के बीच, शासक के बीच सीधा संपर्क है। तो इसमें संभ्रांत यानी एलाइट वर्ग जो होता है समाज का, उच्च वर्ग, उनका कोई इसमें महत्व नहीं था। कारण ग्रामीण सत्ता का ढांचा मुश्किल से बदला था और नई व्यवस्था द्वारा ज़्यादा सुदृढ़ हो गया था। तो इसका एक गलत होगा और आर सही है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19। 1880 में भारत सरकार ने अकाल आयोग फेमिन कमीशन का गठन किसके अधीन किया था? सर जॉन स्ट्रैची के अधीन किया था। फेमिन कमीशन का गठन किसके अधीन किया था? जॉन स्ट्रैची। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध रहा है किससे? फिरंगी महल से। भारत में पहला औद्योगिकरण आयोग का गठन कब किया गया था? 21। प्रश्न संख्या 21 जो है वो है, ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहला औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया था? प्रश्न आंसर होगा 1916 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश पूंजी का मुख्यतः निवेश किया गया कहाँ? रेलवे में। ब्रिटिश पूंजी का मुख्यतः रेलवे, बैंक, बीमा और जहाजरानी, ये मुख्य ऐसे पार्ट हैं जहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी संपत्ति निवेश किया था। तो ये रहा औपनिवेशिक भारत। औपनिवेशिक भारत यानी कि ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत का मतलब होता है कि भारत जो था उस समय स्वतंत्र नहीं था, वो ब्रिटिशर्स के अधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था। इसीलिए उसे अंग्रेजी भारत या ब्रिटिश भारत कहा जाता है, क्योंकि भारत की अपनी एक स्वतंत्र पहचान नहीं थी। और इसलिए उसे औपनिवेशिक भारत भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत जो था अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, यानी कि अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार व्यवसाय यहाँ पे स्थापित किए थे। इसीलिए उस समय को ब्रिटिश भारत कहा जाता है। ओके, तो हमने अभी पढ़ा, इस चैप्टर में हमने देखा कि यूजीसी नेट जेआरएफ में विगत वर्षों में यानी प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, यानी औपनिवेशिक भारत से, वो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है उस चैप्टर से। तो ये हम आपके सामने आज लेकर आए। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत जल्द मैं नेट की क्लासेस स्टार्ट करूँगी जहाँ आपको टॉपिक कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। ओके।
चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप देखते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।